मूल अधिकारों के जानकारी की अगली कड़ी थोड़ा सा भूल सुधार कर लें। पिछले टर्न पर हम 1272 बोल गए थे, जबकि वो 1215 है। 1215 के मैग्ना कार्टा को नागरिक अधिकारों का जन्मदाता दस्तावेज कहा जाता है, जो ब्रितानी उपलब्ध है। हमारा देश भी स्वतंत्र हुआ ब्रितानी हुकूमत की जंजीरों से, तो हमारे यहाँ भी मूल अधिकारों की बात चली। संविधान सभा में 38 दिन चर्चा हुई, 7 मूल अधिकार प्रत्याभूत हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान की अंतरात्मा कहा। अब एक अहम प्रश्न उठता है कि भारत में मूल अधिकार कितने सुरक्षित हैं, या अन्य देशों के सापेक्ष भारत में मूल अधिकारों की स्थिति क्या है। चूँकि हम ब्रितानी हुकूमत के से बंधे रहे, तो पहले हम ब्रिटेन में मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं। आप ब्रिटेन की कुछ वास्तविकता जान लें। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, वह समय, प्रथा और परंपराओं तथा नैसर्गिक न्याय पर टिका हुआ है और इनकी कोई सर्वकालिक परिभाषा नहीं है, समय पर है। संसदीय सर्वोच्चता अपनाई गई है। तो मूल अधिकारों की इस प्रकार कोई संहिताबद्ध स्थिति भी नहीं, जैसे भारत में 7, 5, 8, 9, 10 हैं। तो लिखित संहिता न होने के कारण वहाँ पे मूल अधिकार भी समय, प्रथा, परंपराओं पर ही टिके हुए हैं, नैसर्गिक न्याय पर ही टिके हुए हैं। चूँकि संसदीय सर्वोच्चता है, तो अगर संसद कोई विधि बनाकर मूल अधिकारों को न्यून करेगी, छीण करेगी, कम करेगी या हटा लेगी, तो न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती। न्यायिक विनिश्चय उन्हीं मुद्दों तक होगा जिसका संबंध कार्यपालिका से होगा। अभिप्राय यह हुआ कि ब्रिटेन में मूल अधिकार कार्यपालिका से तो सुरक्षित हैं, किंतु विधायिका से सुरक्षित नहीं है, संसदीय सर्वोच्चता होने के कारण। तो जब अमेरिका में स्वतंत्रता मिली, अमेरिका में संविधान बनने की बात आई, तो इंग्लैंड की इसी व्यवस्था के अवलोकन में अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता अपनाई गई। अभिप्राय ये हुआ कि संसद या विधायिका मनमाने ढंग से नागरिक अधिकारों को कम नहीं कर पाएगी, न कार्यपालिका कर पाएगी। यदि ऐसा होगा तो न्यायपालिका उसे नल एंड वाइड घोषित कर देगी। यानी कि अमेरिकी नागरिकों के मूल अधिकार एक स्टेप अहेड गए। जहां ब्रिटेन में कार्यपालिका के अगेंस्ट ही मूल अधिकार सुरक्षित हुए, वहीं अमेरिका में कार्यपालिका, विधायिका दोनों के अगेंस्ट मूल अधिकार सुरक्षित हो गए। अमेरिकी स्थिति तो यह है कि वहाँ आपातकाल भी न्यायालय के कहने पर ही लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। संसदीय शासन प्रणाली में निर्वाचित व्यक्तियों की सरकार होती है। तो एक भय हुआ कि बहुमत की सरकार नागरिक अधिकारों को कम कर सकती, न्यून कर सकती, छीण कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पे मूल अधिकारों की असुरक्षा की बात ज़्यादा बलवती हुई। इसी नाते हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही यह बात जोड़ दिया कि हमारे यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता है। विधायिका आई मीन संसद संविधान की मर्यादाओं से बंधी हुई है। वो मूल अधिकारों में तभी संशोधन कर सकती है, कम कर सकती है, जब संविधान में संशोधन करे। इस तरीके से हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित सरकार की स्थापना हुई, न कि मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार की स्थापना हुई। अभिप्राय यह हुआ कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, फिर विधायिका सर्वोच्च है, फिर न्यायपालिका सर्वोच्च है, फिर कार्यपालिका। जबकि ऊपर चलें, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, फिर विधायिका, फिर कार्यपालिका। और जबकि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। तो ब्रिटेन में मूल अधिकार केवल कार्यपालिका से सुरक्षित हैं और अमेरिका में कार्यपालिका, विधायिका दोनों से सुरक्षित हैं। भारत में ये अधिकार कार्यपालिका, विधायिका से तो सुरक्षित हैं ही,
साथ साथ ये संविधान द्वारा पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए गए हैं कि बहुमत का विधानमंडल नागरिक अधिकारों को कम नहीं कर पाएगा। तो हमारे यहाँ पहले संविधान सर्वोच्च है, फिर विधायिका सर्वोच्च है, फिर न्यायपालिका सर्वोच्च है, इसके बाद कार्यपालिका सर्वोच्च है। तो कह सकते हैं कि हमारा संसद जब मूल अधिकारों में कमी करेगी तो पहले तो संविधान की मर्यादाओं से बंधी होगी, और यदि कोई मनमाना आचरण करती है संसद उसकी जांच परख कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि मूल अधिकारों के संबंध में हमारे यहाँ संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। हमारे यहाँ बहुमत की संसद इस तरीके से मजबूत नहीं है कि मूल अधिकारों को मनमाना कम कर सके। सरल शब्द ये हुआ कि भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता होने के कारण मूल अधिकार मीलों दूर जाकर सुरक्षित। तो हमारे यहाँ मूल अधिकार काफ़ी सुरक्षित हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं, मनमाने ढंग से वो कम नहीं किए जा सकते हैं, छीने नहीं जा सकते हैं। अब हम चर्चाओं को जब कुछ आगे बढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि हमारे संविधान में दो तरीके के अधिकार वर्णित हैं, वाद योग्य जस्टिसिएबल और अवाद योग्य नॉन जस्टिसिएबल। तो वाद योग्य अधिकारों में मूल अधिकार रखे गए हैं, अवाद योग्य अधिकारों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 36 से 51 की बातें रखी गई हैं। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। यानी कि नीति निर्देशों के पूरा न होने की स्थिति में भारत का नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकता है, किंतु मूल अधिकारों के क्षीण होने कम होने की स्थिति में वो न्यायपालिका में जाकर अपने अधिकारों की प्रत्याभूति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 32 की रचना हुई है। इन्हीं के साथ साथ कुछ विधिक अधिकार भी हैं, लीगल राइट्स। अगर वे भी छीने जाएंगे तो मूल अधिकारों के लगभग समतुल्य हैं। ऐसी स्थिति में भी आप न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से अधिरोपित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कार्यपालिका मनमाने ढंग से करारोपण नहीं कर सकती है। यदि कार्यपालिका ऐसा करती है तो उसका न्यायिक विनिश्चय होगा। इसी तरीके से अनुच्छेद 300 का में विधिक औचित्य के बिना यदि आप कुछ धन का संग्रहण करते हैं, धन जुटाते हैं, पैसा रखते हैं, तो यह आपका विधिक अधिकार माना जाएगा। मनमाने ढंग से न्यायपालिका, संसद या विधायिका, कार्यपालिका आपका पैसा अंतरित नहीं कर सकेगी, छीन नहीं सकेगी। यानी कि वे पैसे जिन पर आपने पूरे टैक्स दिए हैं, जो आपके सफ़ेद पैसे हैं, वो रखने की स्वतंत्रता आपके पास है। यानी कि विधिक औचित्य के बिना किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन, संचयन और व्ययन से वंचित नहीं किया जाए। आपका पैसा आपका है यदि वह सफ़ेद है तो। इसी तरीके से एक अनुच्छेद आता है आपका 301। उपरोक्त बातें 300 का की हैं। 301 में कहा गया है कि यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। कुल मिलाजुला जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मसला समझिए जो वर्तमान में हट गया है। आप अखंड भारतीय भूभाग में कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, रच सकते हैं, बच सकते हैं, वृत्ति उपजीविका अपना सकते हैं, इसके लिए भी कोई रोक नहीं। यानी कि 265, 300 का और 300 की एक के अधिकार यदि आपके छीने जाएंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट तो इन अधिकारों का भी न्यायिक विनिश्चय होगा। अब अंतर क्या है मूल अधिकारों में, लीगल राइट्स में, विधिक अधिकारों में? तो अंतर यह है कि जब मूल अधिकार छीने जा रहे होंगे तो अनुच्छेद 32 का उपयोग करके सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किंतु 265, 300 का और 301 के अधिकार अगर छीने जा रहे होंगे तो आप अनुच्छेद 226 के तहत पहले हाई कोर्ट जाएंगे, तदनुरूप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ध्यान रहे, यदि किसी मसले का निस्तारण अनुच्छेद 32 के तहत हो चुका है तो उसे अनुच्छेद 226 के अधीन प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 32 बड़ी अवधारणा है। अब एक छोटी सी बात रिमार्क, आप कहोगे कि आप बोर्ड का सहारा नहीं ले रहे हो, कुछ चित्र नहीं बना रहे हो। देखो बेटा,
ये ऐसी पढ़ाई है कि जिसमें आपको कुछ रिकॉल कर, हाल के दिनों में लड़का जैसे बोर्ड पे आए तो एक फ्लो चार्ट बना दिया, कुछ डेट्स लिख दिया, ये तो प्रथम दृष्टि में फोकस्ड रूप में आपको लगता है कि हमने सीख लिया। वस्तुतः आप सीखते नहीं हैं, आप देख लेते हैं। हमारी बातों पे दो एक बार पढ़ना पड़ेगा, रिमार्क करना पड़ेगा, आगे पीछे जाना पड़ेगा, जिससे चीज़ें आपकी रिकॉल होंगी। बहुधा देखा गया है कि आपके 4-5 प्रश्न रिकॉल न होने के कारण गलत हो जाते हैं। फ्यूजन के प्रश्न आपके कंफ्यूज कर जाते हैं। इन सब पे हमने बड़ी चर्चा की है पिछले वीडियोज में। इस नाते मेरी बात ध्यान से पढ़ें। कोई कहीं दिक्कत हो तो आप क्वेरी भी कर सकते हैं, हम उसका उत्तर बुधवार को देंगे। इन बातों को ध्यान से समझें। अब रही बात 38 दिनों की चर्चा के बाद जो मूलाधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में आपके लिए रखे गए, वे 12 से 35 के बीच में मेंशन है, जहां अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 में उन विधियों का मूल्य बताया गया है जो मूलाधिकारों से असंगत हैं। 14 से 18 के बीच में पहला मूलाधिकार जिसे समता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। 19 से 22 के बीच में दूसरा मूलाधिकार जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम कहते हैं। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार है जो तीसरा है। 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो चौथा है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में है जो पाँचवा है। अनुच्छेद 31 में आपको संपत्ति का अधिकार मिला था जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जब जनता की सरकार थी, मोरारजी प्रधानमंत्री थे, छीन लिया गया। इसके बाद इसी को ले जाकर के 300 का में रख दिया गया संशोधनोपरांत। 7वां मूलाधिकार है जो वर्तमान में 6 के रूप में जाना जाएगा, वह यह है कि सांविधिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अनुच्छेद 32 से 35। तो ये है मूलाधिकारों का वर्गीकरण है और वाद योग्य अधिकार हैं। मूलाधिकारों के समतुल्य अधिकार हैं 265, 300 का और 301। साथ साथ भारत में मूलाधिकार किस सीमा तक सुरक्षित और संरक्षित हैं। आज की चर्चा यहीं तक रहेगी। कल जब हम मिलेंगे, आगे जब मिलेंगे 1-2 दिन में तीसरी सीरीज में, तो हम आपको बताएंगे कि क्या संविधान में संशोधन हो सकता है, और फिर हम बताएंगे अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 जिसे मूलाधिकारों का आधार स्तंभ कहा जाता है, जिससे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती, वो अनुच्छेद 13 में होगा, जहां हम बताएंगे कि उन विधियों का मूल्य क्या होगा जो मूलाधिकारों या इस भाग 3 के अधीन असंगत होंगी। आगे की चर्चा इस होगी, फिर हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। हाँ, आपके लिए एक राय है कि अगर यूपीएससी की परीक्षा टॉप करनी हो, मीडियम कुछ भी हो, तो एक बार हमारे संपर्क में 1 साल के लिए ज़रूर आए। धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं। जल्दी ही तीसरी कड़ी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।